So before starting this online class में थोड़ी सी पहले कुछ इंट्रोडक्टरी बात कर लूं। बेटा जो फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि वो लोग जानते हैं, मैंने कल व्हाट्सएप पर भी अपडेट किया कि ड्यू टू कोरोना वायरस इशू अब हम फिजिकल क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पा रहे एंड वी हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन क्लासेस। जाहिर है बेटा गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन भी है और इट इज डेंजरस फ्रॉम हेल्थ एंड सेफ्टी परस्पेक्टिव ऑल्सो। हेल्थ एंड सेफ्टी की नजर से भी अब ये मामला क्रिटिकल होता जा रहा है। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम फिजिकल क्लासेस रोककर और ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बेटा देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। यू हैव टू एक्ट मैच्योरली। बेटा अगर आप लोग मैच्योरली एक्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग जिम्मेदारी से एक्ट नहीं करेंगे, तो बेटा आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। सो यू ऑल हैव टू एक्ट मैच्योरली एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप लोग क्लासों को सही तरीके से अटेंड करें। बेटा कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, उनमें सबसे पहली चीज, बेटा लैपटॉप या कंप्यूटर सुने या आईपैड पर सुने, जो बड़ी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीनों पर क्लासें नहीं सुननी है। एक तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और दूसरा मसला यह है कि मोबाइल में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब आ रहा होता है, आप लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। नंबर वन, बेटा बेड पर लेट कर क्लासें नहीं सुननी है, प्रॉपर टेबल चेयर के साथ जैसे क्लास में बैठते हो ऐसे बैठकर सुननी है। अगर मस्ती करके पढ़ोगे नहीं पढ़ाई हो सकेगी। सो यू ऑल हैव टू एक्ट मैच्योरली। सही है, आप लोगों को पेपर देना है, आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्स ले रहे हो। अगर आप मजाक मस्ती में पढ़ोगे तो यू विल फेस अ प्रॉब्लम। आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे चैट बॉक्स पर क्वेरी भेजोगे या मुझे व्हाट्सएप करोगे। मैं हर आधे पौन घंटा पढ़ाने के बाद रुककर आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा। आप लोग मुझे क्वेरी टाइप करके भेजेंगे और मैं आपको उनका रिस्पॉन्स दूंगा। आप ये माइक्स इसलिए बंद किए वरना घर की आवाजें भी आएंगी, तो द होल क्लास विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप हमसे वो क्वेरीज बिल्कुल पूछ सकते हैं। सही है, तो बेटा इन चीजों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और चीज जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, बेटा देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मीटिंग अपने रियल नेम से ज्वाइन करें। रजनीकांत, डॉन, गोस्ट, इन नामों से ज्वाइन करेंगे तो एडमिन आपको रिमूव कर देगी। और अगर आपको एक बार मीटिंग से रिमूव कर दिया तो आप 24 घंटे के लिए बैन हो जाओगे, फिर हम भी आपको अलाउ नहीं कर सकेंगे दोबारा, तो वो क्लास आपकी जाया हो जाएगी। हमें आपके रियल नेम क्यों चाहिए? बेटा एडमिन अटेंडेंस लेगी और जाहिर है उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फीस इश्यूज को देखना है। तो इफ एनी वन ऑफ यू इज अनपेड, अपने ड्यूज क्लियर करें एडमिन से कोऑर्डिनेट करके और अपने रियल नेम से ज्वाइन करें ताकि सिस्टम प्रॉपर चल सके। ओके, अगर आप दूसरे नामों से ज्वाइन करेंगे जो एडमिन की लिस्ट में नहीं होंगे तो आपको मीटिंग से हटा देंगे। बेटा मैं क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करूंगा, बट इट इज प्रिफर्ड कि आप लाइव क्लास लें। जब आप लाइव क्लास लेंगे तो आप कनेक्ट हो सकेंगे, वरना बाद में अलग से सुनने में बंदा लेजी हो जाता है। सो लाइव क्लासेस आर अवेलेबल, रिकॉर्डिंग दूंगा एक्सेप्शनली। ओके, सो दीज आर द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो इन ऑनलाइन क्लास। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास की फॉर्मल डिस्कशन को। आप तमाम लोगों की मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। ओके, नाउ बेटा लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश लीगल सिस्टम पर बात शुरू करी थी, आप लोगों को याद होगा। और इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि लीगल सिस्टम क्या होता है। बेटा किसी भी मुल्क के लीगल सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है लॉ मेकिंग और बेटा एक कंपोनेंट है लॉ एप्लीकेशन। लॉ मेकिंग का मतलब है लॉ बनाने का प्रोसेस, और लॉ एप्लीकेशन का मतलब है उस बनाए हुए लॉ को अप्लाई करने का प्रोसेस। एक है लॉ मेकिंग और बेटा एक है लॉ एप्लीकेशन। एक ये है कि लॉ बनेगा कैसे और एक ये है कि लॉ अप्लाई कैसे होगा। बेटा इन द लास्ट क्लास हमने मेजरली लॉ मेकिंग के ऊपर बात करी थी, इन विच वी डिस्कस्ड किंगडम सिस्टम, बादशाहत का दौर। बेटा बादशाहत के दौर में याद करें कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है बेटा? द किंग्स
बादशाह के जजेस जो लोगों के दरमियान जाते थे, याद करें किंग विलियम की यादें, लोगों के दरमियान जाते थे बेटा, लोगों के मसाइल सुना करते थे वो लोग, और फिर जब वो लौट कर आते थे तो वेस्ट मिनिस्टर हाउस लंदन में, कहां पर बेटा, वेस्ट मिनिस्टर हाउस लंदन में वो उन मसाइल को क्या करते थे बेटा, डिस्कस करते थे। आप लोगों को याद होगा बेटा, ये तमाम चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी बेटा। कॉमन लॉ बड़ी रूल बेस्ड अप्रोच थी, इस पर हमारी बात हुई थी बेटा। कॉमन लॉ बड़ी रूल बेस्ड थी, हमने ये डिस्कस किया था कि कॉमन लॉ में सबसे बड़ा मसला ये था कि चीजें रूल बेस्ड चलती थी, तो लोग नाराज हो रहे थे कॉमन लॉ से, एंड दे केम बैक टू इक्विटी लॉ। वो आए किंग की तरफ, और किंग एंड हिज चांसलर्स ने रोल प्ले करना शुरू कर दिया। किंग एंड हिज चांसलर्स ने रोल प्ले करना शुरू किया था, जो रूल्स को नहीं देखते थे बल्कि किसे देखते थे बेटा, बोलो, इंटेंशंस को। अच्छा, कॉमन लॉ में एक मसला और था कि हर मसले का एक हल था, और वो था डैमेजेस, यानी मॉनेटरी कंपनसेशन। इक्विटी लॉ, किंग्स चांसलर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हर मसला पैसों के जरिए हल नहीं होगा, एंड देयर विल बी सिचुएशंस जहां हम अदर रेमेडीज भी ऑर्डर करेंगे। केम टू पार्लियामेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम बेटा। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आप लोगों को याद होगा बेटा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस, बिल, ड्राफ्ट लॉ, बिल कौन ला सकता है, पार्लियामेंट का मेंबर बिल प्रेजेंट कर सकता है ऑन हिज ओन, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल, एंड थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर एंड बिल। बेटा पार्लियामेंट्री प्रोसेस पढ़ा था, याद है भाई बेटा? प्रॉपर क्लास की तरह नोट्स खोल कर बैठे। अगर आपके पास नोट्स या बुक्स नहीं है तो आप हमारे कैंपस पर बेटा बुक शॉप खुली हुई, वहां से आकर चीजें खरीद सकते हैं। बुक शॉप और एडमिन नॉर्मल ऑपरेट कर रही है, तो क्लास में नॉर्मल ऑनलाइन में भी नोट्स लेकर बैठ रहे हैं। ऐसे ही मूवी नहीं देख रहे कैसे हाथ बांध के बैठ जाओ, ओके? और बेडों पे बैठकर नहीं सुनना, प्रॉपर टेबल चेयर के साथ सुने बेटा। ये सब पढ़ा था, याद करें। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी रिपोर्ट, याद है भाई? डन। देन वी डिस्कस्ड मॉडर्न सिस्टम में बेटा लॉस पार्लियामेंट बना रही है और कोर्ट बना रही है। फिर हमने पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग प्रोसेस के फायदे और नुकसान पढ़े थे बेटा। Then we started to discuss delegated legislation. बेटा मेरे नोट्स में ये हाथ का लिखा हुआ भी है और टाइप हुआ हुआ भी है, आपने दोनों से पढ़ना है। हाथ का लिखा हुआ आसान कर है और टाइप हुए हुए नोट्स डिटेल्ड हैं, आपने दोनों पढ़ने हैं। फिर आपने बीबीबी की बुक पढ़नी है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर बात हुई थी, याद करें बेटा। पार्लियामेंट ने अपनी लॉ बनाने की पावर क्या कर दी थी, बोलो बेटा? पार्लियामेंट ने अपनी लॉ बनाने की पावर क्या कर दी थी, डेलीगेट कर दी थी। क्यों डेलीगेट करी थी भाई? क्योंकि पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं था और काबिलियत नहीं थी, तो पार्लियामेंट ने अपनी लॉ बनाने की पावर क्या करी थी बेटा, डेलीगेट करी थी। किन्हें डेलीगेट करी थी? प्रोफेशनल बॉडीज को। किन्हें डेलीगेट करी? लोकल बॉडीज को। किन्हें डेलीगेट करी? मिनिस्ट्रीज को। और किन्हें डेलीगेट करी? प्राइवी काउंसिल को। बेटा ये सब लास्ट टाइम पढ़ाया है। डेलीगेट करने के फायदे पढ़े तो बेटा पार्लियामेंट का टाइम बच रहा है, टेक्निकल लॉज बन रहे हैं बेटा। पार्लियामेंट का टाइम बच जाएगा, टेक्निकल लॉज बन जाएंगे बेटा। पार्लियामेंट टाइम इज सेव, टेक्निकल लॉज आर मेड। लॉज बनने की रफ्तार तेज हो गई, लॉज अप टू डेट रहेंगे, याद है? फिर नुकसानात पड़े, एंड देन वी डिस्कस्ड द कंट्रोल्स ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लास्ट क्लास में मैंने स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, बट अब आज मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा बेटा। आप कंसंट्रेशन चाहिए, समझ लीजिए। यहां से अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन बेटा, डेमोक्रेसी में लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रही है। डेमोक्रेसी में लॉ कौन बना रहा है, बोलो? डेमोक्रेसी में लॉ कौन बना रहा है? तो जवाब मिला सर, पार्लियामेंट बना रही है। ऐसा ही है। जब बेटा
डेमोक्रेसी में लॉ पार्लियामेंट बना रही है, किसमें? डेमोक्रेसी में। लॉ कौन बना रही है? पार्लियामेंट बना रही है। बेटा उस लॉ को अप्लाई किसने करना है? कोर्ट ने करना है। लॉ बना रही है पार्लियामेंट, लॉ अप्लाई किसने करना है? कोर्ट ने। बेटा मसला ये आ रहा है कि कोर्ट जब इस पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को, कोर्ट जब इस पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को अप्लाई करती है तो उस वक्त इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। बेटा क्योंकि कभी कभार पार्लियामेंट ने जनरल वर्ड्स यूज कर दिए होते हैं। क्या यूज कर दिए होते हैं बेटा? जनरल वर्ड्स यूज कर दिए होते हैं। कभी वेग वर्ड्स, जनरल वर्ड ऐसे वर्ड जो स्पेसिफिक नहीं है, कोई जनरल बात लिख दी होती है, कभी कोई वेग वर्ड लिख दिया होता है, या कभी कभार बेटा पार्लियामेंट ने ड्राफ्टिंग एरर कर दिया होता है, जिसकी वजह से होता यह है बेटा, जिसकी वजह से होता यह कि कोर्ट के लिए वो लॉ अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। बेटा मैंने इसकी एग्जांपल्स दी थी, गौर से सुनिएगा। बेटा स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम क्यों आता है, सब मैं लास्ट टाइम इसका एक इंट्रो बात करके गया हूं। बेटा पार्लियामेंट ने लॉ में लिखा कि अबॉर्शन कैन ओनली बी डन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है जो डॉक्टर है। बेटा जिस वक्त ये लॉ बना था उस वक्त अबॉर्शन करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता था। अबॉर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता था? ऑपरेशन करना पड़ता था। तो उस वक्त लॉ ये था कि अबॉर्शन कैन ओनली बी डन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेटर ऑन हुआ ये बेटा कि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली और अबॉर्शन करने के लिए बस एक गोली, एक दवाई खानी होती है। अब गेम समझें। पार्लियामेंट के लॉ में लिखा है अबॉर्शन कैन ओनली बी डन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोर्ट में एक केस आया जिसमें एक नर्स ने एक दवाई दी जिससे अबॉर्शन हुई। नर्स के खिलाफ केस हो गया कि एज पर लॉ अबॉर्शन सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर कर सकता है, आप तो डॉक्टर हो ही नहीं। कोर्ट ने लॉ इंटरप्रेट करना था। बेटा मसला यह था कि जब वो लॉ बना था तब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं करी थी। अब गेम समझो, इंटरप्रिटेशन का गैप आ रहा है। अब कोर्ट ये कह रहा है कि पार्लियामेंट का जो लॉ है वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं हुआ है। पार्लियामेंट के लॉ ने उस वक्त वर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त अबॉर्शन सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता था, बिकॉज इट वॉज एन ऑपरेशन। आज वर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ वर्ड नर्स भी चल जाएगा। वर्ड नर्स भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्यों चल जाएगा? क्योंकि आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दिस कैन बी डन बाय अ नर्स ऑल्सो। बट देखो इधर बेटा, स्टैट्यूट पार्लियामेंट का लॉ, स्टैट्यूट वो लॉ जो किसने बनाया? पार्लियामेंट। उस लॉ को क्या करना है? इंटरप्रेट। किसने इंटरप्रेट करना है? कोर्ट ने। तो कोर्ट को उस लॉ को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया था, कभी कभार उसमें वेग वर्ड्स होते हैं, जनरल वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स आउटडेटेड हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट को लॉ इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम फेस होता है। मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स और भी दी थी आप लोगों को, मैं लास्ट क्लास में ही दी थी, मैं उन्हें दोहरा देता हूं। बेटा रेलवे एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है यूके में कि अ लुकआउट मैन मस्ट बी प्रोवाइडेड, लुकआउट मैन मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन अ रेलवे लाइन इज रीलेड, रीलेड माने जब वो बिछाई जा रही हो, और व्हेन इट इज रिपेयर्ड, जब वो रीले हो रही हो या जब वो रिपेयर हो रही हो, तो लुकआउट मैन होना चाहिए। लुकआउट मैन कौन होगा?
जो देखेगा कि सामने से ट्रेन ना आ रही हो। गौर करें भाई, लॉ में क्या लिखा है, बोलो। अ लुक आउट मैन, जो ट्रेन को आते हुए देखेगा, शुड बी प्रोवाइडेड when railway line is being relayed or repaired. When railway line is relayed or repaired, तो लुकआउट होना चाहिए। अब यूके में एक बार केस हुआ, एक रेलवे वर्कर था, वो रेलवे लाइन की ऑयलिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, ऑयलिंग। उसके साथ लुकआउट मैन नहीं खड़ा था, सामने से ट्रेन आ गई और उसके ऊपर से कुचल के गुजर गई, एंड ही डाइड, एंड ही डाइड। उसकी वाइफ ने रेलवे के खिलाफ केस किया कि आपने लुकआउट मैन क्यों नहीं दिया था मेरे शौहर को। तो रेलवे ने कहा कि सर, लॉ में वर्ड लिखा है व्हेन अ रेलवे लाइन इज बीइंग रिलेड और व्हेन रिपेयर्ड। ऑयलिंग ना रीलिंग है ना रिपेयरिंग है, ऑयलिंग तो एक मेंटेनेंस वर्क है। लिहाजा हम लुकआउट मैन देने के लिए पाबंद नहीं थे। पार्लियामेंट के लॉ ने वर्ड क्या यूज किया था, रीलेड और रिपेयर्ड। ऑयलिंग करना ना रीलिंग है ना रिपेयरिंग है, लिहाजा हम लुकआउट मैन देने के लिए पाबंद नहीं है। बेटा, लॉ को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, बेटा पार्लियामेंट का लॉ इनकम्प्लीट था, उन्होंने रीलेड और रिपेयर्ड के साथ उन्हें मेंटेनेंस भी लिखना चाहिए था, लेकिन वो वर्ड लिखना भूल गए। बेटा, लुकआउट मैन दर हकीकत हर उस मिलना चाहिए जब रेलवे लाइन पर काम हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट जब लॉ बना रही थी तो उनके दिमाग में सिर्फ दो वर्ड है, रीलेड और रिपेयर्ड। उनके दिमाग में ऑयलिंग मेंटेनेंस के वर्ड नहीं आए। तो जब कोर्ट, देखो सुनो बेटा, जब कोर्ट पार्लियामेंट के इस लॉ को इंटरप्रेट करेगी तो उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या हम इसमें वर्ड ऑयलिंग शामिल कर दें या ना करें, क्योंकि उनकी नजर में पार्लियामेंट का जो लॉ है वो नामुकम्मल है। सो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, जबकि उस लॉ को अप्लाई करना है कोर्ट ने। तो कितनी जगह कोर्ट को, देखो मेरे लफ्ज पर गौर करना, कितनी जगह कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था वो इनकम्प्लीट था, वो जनरल था, वो वेग था। तो कोर्ट उस लॉ को इंटरप्रेट करते हुए, क्या करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करती है। मैं इसे ऐसे समझाऊं, बेटा रोजा रखते हैं, रोजा इस्लाम में कानून यह है कि सहरी का वक्त उस वक्त खत्म होगा जब आसमान पर रोशनी और अंधेरा अलग नजर आने लगे। क्या बोला मैंने, जब आसमान पर रोशनी और अंधेरा अलग नजर आने लगे। आपको पता होगा इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। फिक्का जाफरिया के मुताबिक सहरी का वक्त अलग वक्त पे खत्म होता है और फिक्का हनफिया के मुताबिक अलग वक्त पे खत्म होता है, क्योंकि लिखा हुआ है रोशनी और अंधेरा। कितनी रोशनी और कितना अंधेरा, ये थोड़ी लिखा हुआ। तो आपने देखा है दोनों का सहरी का वक्त में 15 मिनट का फर्क होता है। इंटरप्रिटेशन एरर, दोनों उसी कुरान को मान रहे हैं, लेकिन एक की इंटरप्रिटेशन अलग है और दूसरे की अलग है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन इशू, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन इशू। एक रूल पर दो लोगों की दो अलग इंटरप्रिटेशन है, एक रूल पर दो लोगों की दो, बोलो यार, दो लोगों की दो अलग इंटरप्रिटेशन है। सो इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट, in order to interpret the law made by parliament, in order to interpret the law made by parliament, court of law uses three tools. In order to interpret the law made by parliament,
कोर्ट ऑफ लॉ यूजेस 3 टूल्स। बेटा कोर्ट ऑफ लॉ ने 3 टूल्स बनाए हैं। एक है इंटरप्रिटेशन के रूल्स, एक है प्रीजम्पशंस और एक है एड। इन 3 चीजों की मदद से, गौर चाहिए भाई इधर, इन 3 चीजों की मदद से कोर्ट ऑफ लॉ पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को क्या करती है? इंटरप्रेट करती है। पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को क्या करती है? इंटरप्रेट करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग इंटरप्रिटेशन रूल्स। बेटा कोर्ट के पास 4 रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के। लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल एंड द कॉन्टेक्चुअल रूल। लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल एंड द कॉन्टेक्चुअल रूल। बेटा मैंने लास्ट टाइम ये एग्जांपल एक छोटी सी बोर्ड पे बनाई थी कि एक जगह बोर्ड लगा हुआ फाइन फॉर पार्किंग। मैंने याद करो कहा था फाइन के 2 मतलब हो सकते हैं, ओके और पेनल्टी। एक बंदा बोले मैं तो समझा इट्स ओके फॉर पार्किंग, दूसरा बोले वो पागल, फाइन का मतलब ओके नहीं था, फाइन का मतलब चालान था। ओ, बोला सर इसके आगे ब्रैकेट में चालान लिख देते ना, मैं तो गाड़ी कहीं और खड़ी कर रहा था, मैंने यहां देखा फाइन फॉर पार्किंग, मैंने यहां लाकर लगा दी। फाइन फॉर पार्किंग 2 वर्ड्स। अगर पार्लियामेंट के लॉ में ऐसे कोई सब्जेक्टिव वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके 2 मीनिंग हैं ये लिखे हुए होंगे, तो बेटा थिंक लॉजिकली, बेचारी कोर्ट के लिए वो लॉ इंटरप्रेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट के लिए बेटा वो लॉ इंटरप्रेट करना कितना ट्रबल हो जाता है, और कोर्ट वो लॉ कितनी मुश्किल से इंटरप्रेट कर पाएगी। ओके, सो there are 4 rules which court uses for interpretation. One is literal rule, one is golden rule, one is mischief rule and one is contextual rule. बेटा लिटरल रूल क्या होता है? बेटा लिटरल रूल का मतलब होता है लॉ को इंटरप्रेट करें अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी, सिंपल एंड डिक्शनरी मीनिंग। लिटरल रूल ये कहता है कि अगर आपको लॉ इंटरप्रेट करना है, सुने भाई प्लीज, लिटरल रूल ये कहता है कि अगर आपने लॉ इंटरप्रेट करना है तो कोर्ट को चाहिए कि अपना दिमाग ना चलाए। क्या बोला मैंने? कोर्ट को चाहिए कि अपना दिमाग ना चलाए। अगर आपने क्या फॉलो करना है? लिटरल रूल। लिटरल रूल क्या कहता है कि कोर्ट को चाहिए कि अपना दिमाग ना चलाए। तो फिर क्या करे? लिटरल रूल ये कहता है कि कोर्ट को लॉ इंटरप्रेट करते हुए अल्फाजों के ऑर्डिनरी, सिंपल और डिक्शनरी मीनिंग यूज करने चाहिए। बेटा लिटरल रूल से पार्लियामेंट की सुपरमेसी बरकरार रहती है। बोलो मेरे साथ, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी। बेटा लॉ बनाना किसका काम है? मेरा सवाल है, लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है ना। लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। तो मेरा सवाल यह है, कोर्ट को चाहिए कि लॉ इंटरप्रेट करते हुए ऑर्डिनरी, सिंपल और डिक्शनरी यूज करे। कोर्ट अपना दिमाग क्यों चला रही है? जो पार्लियामेंट ने कह दिया वो कह दिया, खत्म। लिटरल रूल, लॉ बनाया किसने? लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। और जमहूरियत में लॉ बनाना काम भी पार्लियामेंट का है। जमहूरियत में लॉ बनाना काम भी किसका है? पार्लियामेंट का। और ये लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया।
जमहूरियत में पार्लियामेंट पावरफुल है। लिटरल रूल ये कहता है कि कोर्ट को चाहिए कि चुप करके, क्या करके, चुप करके जो लिखा हुआ है वो अप्लाई करे, अपना रोल प्ले ना करे। क्योंकि लिटरल रूल ये कहता है कि अगर कोर्ट खुद लॉ में हेरा फेरी करेगी, अगर कोर्ट खुद लॉ में छेड़छाड़ करेगी, तो फिर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी टूट जाएगी। पार्लियामेंट की पावर को आप तोड़ रहे हो और आप जुडिशियल लॉ मेकिंग कर रहे हो। बेटा जहां पार्लियामेंट का लॉ मौजूद है, यू शुड जस्ट फॉलो ऑर्डिनरी, सिंपल एंड डिक्शनरी मीनिंग। देयर वाज अ केस, सुनिएगा। एक बंदे ने नशे की हालत में, नशा बेवड़ा था, भाई ने शराब पी हुई थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहे थे। इस हालत में भाई एक साइकिल चला रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं भाई कैसी साइकिल चला रहे होंगे। पुलिस ने पकड़ लिया, बोला तुमने पी ली है? बोला हाँ पी ली है। बोला चलो जेल। उसने कहा क्यों? बोला इट इज अ क्राइम टू ड्राइव अ व्हीकल व्हाइल यू आर ड्रंक। बोलो, इट इज अ क्राइम टू ड्राइव अ व्हीकल व्हाइल यू आर ड्रंक। जैसी बेबड़े ने सुना, जेब से एक लीमू निकाल के चाटा, होश में आया। बोला दोबारा बोलो। आपने क्या बोला? इट इज अ क्राइम टू ड्राइव अ व्हीकल व्हाइल यू आर ड्रंक। बोला मैं ड्रंक था, लेकिन मैं व्हीकल नहीं चला रहा था, मैं साइकिल चला रहा था। पार्लियामेंट के लॉ ने क्या वर्ड यूज किया है? अरे यार बोलो ना यार, पार्लियामेंट के लॉ ने क्या वर्ड यूज किया था? व्हीकल। क्या मैं व्हीकल चला रहा हूं? क्या मैं व्हीकल चला रहा हूं? व्हीकल होती है जिसमें इंजन लगा होता है। एम आई ड्राइविंग अ व्हीकल? मामला कोर्ट आ गया। कोर्ट ने लिटरल रूल लगाया, व्हीकल के ऑर्डिनरी, सिंपल और डिक्शनरी मीनिंग के अंदर, व्हीकल के ऑर्डिनरी, सिंपल और डिक्शनरी मीनिंग के अंदर साइकिल शामिल नहीं है। व्हीकल वो चीज होती है जिसमें इंजन सपोर्ट हो। कोर्ट ने कहा छोड़ दो, ही इज नॉट गिल्टी। कोर्ट ने कहा छोड़ दो, ही इज नॉट गिल्टी बिकॉज वी आर अप्लाइंग लिटरल रूल। और लिटरल रूल में अल्फाजों की अहमियत है। लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है ना। किसकी अहमियत है? अल्फाजों की अहमियत है। पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ ने वर्ड यूज किया था व्हीकल, तो कोर्ट भी वर्ड व्हीकल को ही अहमियत देगा। लिटरल रूल ये कहता है कि कोर्ट को लॉ का ऑर्डिनरी, सिंपल और डिक्शनरी मीनिंग यूज करना चाहिए। एंड कोर्ट शुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। बेटा कोर्ट का काम लॉ अप्लाई करना है, हीरोगिरी नहीं करो। जो लॉ में लिखा है उसको चुपचाप फॉलो कर लो, ऑर्डिनरी, सिंपल, डिक्शनरी मीनिंग, दैट्स ऑल। लिटरल रूल। एक बार केस हुआ फिशर वर्सेस बेल का। बेटा एक बंदा दुकान पे फ्लिक नाइफ, फ्लिक नाइफ क्या होती है? जो चाकू की तरह होती है, फ्लिक नाइफ उसने अपनी दुकान पे लगाई हुई थी। क्या लगाई हुई थी? क्या लगाई हुई थी? फ्लिक नाइफ दुकान पर लगाई हुई थी, फॉर सेल। फ्लिक नाइफ लगी हुई। सुनिएगा, पुलिस आ गई। बेटा उस वक्त ये लॉ था कि इट इज अ क्राइम टू सेल ऑफेंसिव वेपन। ऑफेंसिव वेपन बेचना जुर्म है, बेचना जुर्म है। पुलिस ने कहा आपने दुकान में फ्लिक नाइफ लगाई हुई है फॉर सेलिंग, आप फ्लिक नाइफ बेच रहे हैं, देयरफॉर वी आर अरेस्टिंग यू। उसने कहा एक मिनट, कौन कहता है कि मैं बेच रहा हूं? अबे क्या कह रहा है ये? बोला कौन कहता है मैं ये नाइफ बेच रहा हूं? तो बोला दुकान पे क्यों लगाई है? बोला एक मिनट, क्या डिस्प्ले का मतलब बेचना होता है? बोला हाँ। बोला निकालो डिक्शनरी। चलो डिक्शनरी निकालो। डिस्प्ले फॉर सेल और सेल में फर्क नहीं होता। दुकान में तो मैं भी खड़ा हूं, क्या मैं फॉर सेल हूं? मेरी गाड़ी की चाबी पड़ी, वो भी फॉर सेल है। मेरा काउंटर पड़ा है, वो भी फॉर सेल है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं
नहीं देखो आप फालतू बात कर रहे हो, दुकान में ये लगी हुई है तो ये फॉर सेल है। उसने कहा कौन सी डिक्शनरी बोलती है, मुझे भी दिखा दो, दुनिया की कौन सी डिक्शनरी बोलती है कि डिस्प्ले करने का मतलब बेचना है। बोला आप मुझे दुनिया की कोई एक डिक्शनरी दिखा दो। कोर्ट ने कहा देखें सर ऑलमोस्ट बात वही तो हो रही है। उसने कहा सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, आप कोर्ट हो, कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, कोर्ट का काम है पार्लियामेंट के लॉ को अप्लाई करना। पार्लियामेंट के लॉ में लिखा है इट इज अ क्राइम टू सेल ऑफेंसिव वेपन एंड फ्लिक नाइफ इज ऑफेंसिव वेपन, आई एग्री, बट हु सेड दैट आई एम सेलिंग इट। तो कोर्ट ने कहा दुकान पे क्यों लगाई है? बोला सर मेरी मर्जी मेरी दुकान, मेरी मर्जी मेरी दुकान में जो चाहे रखूं। तो बोला क्या आप ये बेचते नहीं हो? बोला बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर कहता है नाइफ देना, मैं कहता हूं नहीं इट्स नॉट फॉर सेल। इत्तेफाक देखे वो केस जीत गया। कोर्ट ने कहा बात तो लड़का सही कह रहा है, पुलिस ने उसे बेचते हुए नहीं पकड़ा, डिस्प्ले करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने उसे बेचते हुए नहीं पकड़ा, क्या करते हुए पकड़ा है? डिस्प्ले करते हुए पकड़ा है। एंड यस, डिस्प्ले डू नॉट मीन सेल। डिस्प्ले करना सेल करना नहीं है, इज राइट। वाकई में डिस्प्ले करना सेल करना, डिस्प्ले डू नॉट मीन सेल, ही इज सेइंग राइट। नहीं समझ आ रही बात? बेटा लिटरल रूल ये कहता है कि जब कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करेगी तो कोर्ट को लॉ का लिटरल, लिटरल होता है ऑर्डिनरी, सिंपल या डिक्शनरी मीनिंग उठाना है। कोर्ट को अपना दिमाग नहीं चलाना, जो लॉ का सिंपल ऑर्डिनरी एंड डिक्शनरी मीनिंग है आपने उसे फॉलो करना है, आपने अपनी मर्जी नहीं लगानी। Fisher versus Bell. There was one more case. Pharmaceutical company versus Boots. बेटा यूके में ये लाजिम है कि जब आप मेडिसिन बेच रहे हो तो वहां एक फार्माकिस्ट, अच्छा फार्माकिस्ट वो होता है जो दवाई बेच रहा है। अपने यहाँ पाकिस्तान में तो कोई भी फार्माकिस्ट बन के खड़ा हो जाता है ना, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। फार्माकिस्ट वो होता है बेटा जिसने बी फार्मेसी एक डिग्री है, बी फार्मेसी एक डिग्री है, वो डिग्री पास करी हो। तो यूके लॉ के तहत जब आप दवाइयां बेचोगे तो उस वक्त बी फार्मेसी जो डिग्री है वो पढ़ाई किया हुआ बंदा खड़ा होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी वर्सेस बूट्स के केस में दवाइयां शेल्फों पर लगी हुई थी। अच्छा जो उनका कैश काउंटर पर बंदा खड़ा था ना वो बी फार्मेसी पास था, यानी ही वॉज द फार्माकिस्ट। हर शेल्फ पर फार्माकिस्ट नहीं खड़ा था, बस काउंटर पे खड़ा था। पुलिस का ये कहना था कि आप हर शेल्फ पर फार्माकिस्ट खड़ा करो, क्योंकि सुनना, क्योंकि हर शेल्फ पर मेडिसिन पड़ी है और जहां जहां मेडिसिन हो वहां फार्माकिस्ट होना लाजमी। उसने कहा सर लॉ निकाल लें। लॉ में लिखा था कि इट इज नेसेसरी दैट फार्माकिस्ट इज प्रेजेंट, it is necessary that pharmacist is present when medicines are sold, when medicines are sold। उसने कहा सर शेल्फ पर लगे हुए होने का मतलब है डिस्प्ले हो रही है, मेडिसिन सेल होती है काउंटर पर, और काउंटर पर मैं खड़ा हूं जो बी फार्मेसी पास हूं। मामला कोर्ट आ गया। पुलिस का ये कहना था कि सर मेडिसिन जहां जहां डिस्प्ले हो रही है वहां भी फार्माकिस्ट होना चाहिए। इसका ये कहना था कि सर डिस्प्ले करने का मतलब सेल करना नहीं है, सेल होती है काउंटर पर, और काउंटर पर मैं खड़ा हूं जो बी फार्मेसी पास हूं। नहीं समझ आ रही गेम? कोर्ट ने लिटरल रूल लगाया। एज पर लिटरल रूल मेडिसिन डिस्प्ले करने का मतलब, मेडिसिन डिस्प्ले करने का मतलब बेचना नहीं है। बेटा कानून ने डिस्प्ले के अमल को नहीं रोका है, कानून ने डिस्प्ले के अमल को नहीं रोका है,
बेचने के अमल को रोका है। बात गौर से सुन लो, कानून ने डिस्प्ले के अमल को नहीं रोका, कानून ने डिस्प्ले करने से मना नहीं किया, डिस्प्ले करने से मना नहीं किया, बेचते वक्त खड़ा करना था फार्मेकेस। तो बोला जब बिकती है तो मैं हूं ना फार्मेसी, बी फार्मेसी पास, खत्म हो गई बात, मैं हूं ना बी फार्मेसी पास। सो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, लॉ को इंटरप्रेट करते हुए, लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, बेटा उस लॉ को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने रोल प्ले करना है। बेटा लॉ को इंटरप्रेट करते हुए किसने रोल प्ले करना है? कोर्ट ने रोल प्ले करना है। अब सवाल ये कि सर कोर्ट किस तरह रोल प्ले करेगी, सवाल ये कि कोर्ट किस तरह रोल प्ले करेगी। तो लिटरल रूल ये कहता है कि जब कोर्ट लॉ इंटरप्रेट करे तो कोर्ट को चाहिए कि वो अपना खुद का दिमाग ना चलाए, बेटा कोर्ट को चाहिए कि वो अपना खुद का दिमाग ना चलाए, बल्कि वो लॉ में लिखे हुए वर्ड्स को ऑर्डिनरी सिंपल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स के जरिए इंटरप्रेट करे। जैसे फिशर वर्सेस बेल में कोर्ट ने ये कहा कि फ्लिक नाइफ डिस्प्ले करना बेचना नहीं है, और कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। फार्मास्यूटिकल कंपनी वर्सेस बूट्स, कोर्ट ने कहा कि मेडिसिन शेल्फ पर डिस्प्ले करना बेचना नहीं है, और कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। लॉ बनाया किसने? बोलो, लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। उस लॉ को अप्लाई किसने करना है? कोर्ट ने। जब कोर्ट उस लॉ को अप्लाई कर रहा है, जब कोर्ट उस लॉ को अप्लाई कर रहा है, तो कोर्ट को इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो लिटरल रूल ये कहता है कि जब कोर्ट उस लॉ को अप्लाई करे तो अपना दिमाग ना चलाए और ऑर्डिनरी सिंपल एंड डिक्शनरी मीनिंग यूज कर ले। ये कौन सा रूल है? लिटरल रूल। लेकिन कुछ कोर्ट्स ने, बेटा प्लीज, कुछ जजेस ने ये बोला कि हम लिटरल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, और वो एक रूल फॉलो करते हैं जिसे वो कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के तहत कोर्ट, बेटा प्लीज, गोल्डन रूल के तहत कोर्ट के पास ये पावर है, बेटा गोल्डन रूल के तहत, गोल्डन रूल के तहत कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर लॉ एब्सर्ड हो रहा है, एक मिनट रुकना, आसान हो रही है बेटा, एक मिनट।
चालू कर दे। सॉरी बेटा, रिज्यूम करते। बेटा देखिए, लिटरल रूल के तहत कुछ बच्चों की क्वेरीज भी मैं पढ़ रहा था। लिटरल रूल के तहत कोर्ट अपनी मर्जी चला ही नहीं सकता ना लिटरल रूल में, क्योंकि लिटरल रूल ये कहता है, बेटा लिटरल रूल ये कहता है कि अगर लॉ में कुछ भी लिखा है तो आप बस उसे ऑर्डिनरी सिंपल एंड डिक्शनरी मीनिंग के जरिए फॉलो करें। लिटरल रूल के अंदर आपके पास अपनी मर्जी चलाने का चांस ही नहीं है। लिटरल रूल के अंदर आपको अपनी मर्जी चलाने का चांस ही नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऑर्डिनरी सिंपल एंड डिक्शनरी मीनिंग ही फॉलो करना है। आप अपनी मर्जी चला ही नहीं सकते। किस रूल के अंदर? लिटरल रूल के अंदर। ओके, अच्छा अब आ जाए गोल्डन पर। बेटा गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि लिटरल रूल फॉलो करने की वजह से, अगर कोर्ट को ये लगता है कि लिटरल रूल फॉलो करने की वजह से लॉ एब्सर्ड हो रहा है, मैंने वर्ड क्या यूज किया, लॉ क्या हो रहा है बेटा, एब्सर्ड हो रहा है या मीनिंगलेस हो रहा है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि लॉ एब्सर्ड हो रहा है या लॉ क्या हो रहा है बेटा, मीनिंगलेस हो रहा है, अगर कोर्ट को यह लगता है कि लिटरल रूल फॉलो करने की वजह से लॉ क्या हो रहा है बेटा, एब्सर्ड हो रहा है या मीनिंगलेस हो रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो लॉ के वर्ड्स को चेंज कर दे। लॉ के वर्ड्स को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो बच्चे ने कहा सर लिटरल रूल कहता है कि नहीं कर सकते, गोल्डन रूल कहता है कि चेंज कर सकते हैं, ये क्या माजरा है? बेटा देखिए एक बात को समझें, कोर्ट की मर्जी है कि उसे कब कौन सा रूल फॉलो कर, मेरी अल्फाज को गौर से सुनिएगा, कोर्ट की मर्जी है कि बेटा उसे कब कौन सा रूल फॉलो करना है। ये मर्जी कोर्ट की है कि अगर कोर्ट चाहे तो लिटरल रूल लगाए, अगर कोर्ट लिटरल रूल, देखो कोई लाजमी नहीं है, अगर कोर्ट लिटरल रूल लगा देगी तो बस फिर ऑर्डिनरी सिंपल और डिक्शनरी मीनिंग ही यूज हो सकते हैं। अगर कोर्ट लिटरल रूल लगा देगी तो बस फिर ऑर्डिनरी सिंपल और डिक्शनरी मीनिंग कोर्ट अपने फैसले में बताएगी कि वी आर फॉलोइंग लिटरल रूल। अगर कोर्ट चाहे, देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, अगर कोर्ट चाहे तो गोल्डन रूल लगा दे। गोल्डन रूल कोर्ट को ये पावर देता है, कौन सा रूल, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कोर्ट को ये पावर देता है, गोल्डन रूल कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर लॉ एब्सर्ड हो रहा है, मीनिंगलेस हो रहा है, तो कोर्ट लॉ के वर्ड्स को और उनके मीनिंग को चेंज कर सकती है। कोर्ट लॉ के वर्ड्स को और उनके मीनिंग को चेंज कर सकती है। ये पावर आपको किस रूल के तहत मिल रही है बेटा, गोल्डन रूल के तहत मिल रही है। गोल्डन रूल कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर वो चाहें तो वो लॉ के वर्ड्स को और लॉ के मीनिंग को चेंज कर सकता है। इफ द लॉ इज गेटिंग मिसलीडिंग, if the law is getting meaningless, if the law is getting absurd, तो कोर्ट ये चेंज कर सकता है। मिसाल बेटा एक बार यूके के अंदर केस हुआ, गौर कीजिएगा प्लीज। बेटा एक बार यूके के अंदर ये केस हुआ, प्लीज गौर कीजिएगा, कि एक लड़के ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। मैंने केस कल भी बताया था, एक लड़के ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा वो अपनी मां का वाहिद वारिस था, इनहेरिटर था। वाहिद वारिस यानी वाहिद इनहेरिटर वही था। उसने क्या किया बेटा, अपनी मां का मर्डर कर दिया। और ऐसा करने की वजह यह थी कि उसने सोचा कि मैं मां को मार दूंगा तो सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। बेटा जब उसने मां का मर्डर कर दिया, बाद में इन्वेस्टिगेशन भी साबित हो गया ही इज द मर्डरर। कोर्ट ने उसे लाइफ सेंटेंस सुना दी। बेटा लाइफ सेंटेंस का मतलब है उसे जेल सुना दी।
लाइफ सेंटेंस का मतलब है उसे क्या सुना दी बेटा? जेल सुना दी। किसने? कोर्ट ने। कोर्ट ने उसे लाइफ सेंटेंस सुनाकर जेल कर दी। लेकिन उसी वक्त इनहेरिटेंस लॉस के तहत उसे मां की सारी जायदाद भी मिल गई। उसी वक्त इनहेरिटेंस लॉ के तहत उसे अपनी मदर की सारी जायदाद भी मिल गई। गौर कीजिएगा बेटा, हुआ क्या? इनहेरिटेंस लॉ के तहत मां की सारी जायदाद मिल गई बिकॉज ही वॉज द ओनली इनहेरिटर। और दूसरी तरफ मर्डर के जुर्म में उसे लाइफ सेंटेंस भी हो गई। अच्छा बेटा, लाइफ सेंटेंस के अंदर आप ऐसा नहीं होता कि ता हयात जेल में रहे, तो लाइफ सेंटेंस बोलते तो इसको है, लेकिन लाइफ सेंटेंस के अंदर आप 20 इयर्स के बाद रिलीज हो सकते हो। बेटा कोर्ट ने ये कहा कि एक बंदे ने अपनी मां का मर्डर करा है एंड ही इज द मर्डरर एंड ही इज गोइंग फॉर अ लाइफ सेंटेंस। यस, बट एज पर इनहेरिटेंस लॉ देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज इनहेरिटेंस लॉ ये कहता है कि माँ बाप की मौत के बाद जायदाद बच्चे को मिलेगी, तो ये जायदाद इस बच्चे को मिल रही है। लेकिन बेटा अगर आप गौर से देखो, ही इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ द क्राइम, ही इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ द क्राइम। बेटा उसे अपने जुर्म का बेनिफिट मिल रहा है, ही इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ द क्राइम। बात को गौर से सुने। तो अच्छा, इनहेरिटेंस लॉ में इस बात का कोई जिक्र नहीं था। इनहेरिटेंस लॉ में क्या लिखा था कि आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स द प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू चिल्ड्रन। आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स द प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू चिल्ड्रन, तो बच्चों को प्रॉपर्टी मिल गई। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अगर आज हमने इस बच्चे को ये प्रॉपर्टी दिलवा दी तो लॉ एब्सर्ड हो जाएगा, लोग हंसेंगे लॉ के ऊपर, लोग कानून पर हंसेंगे कि ये है तुम्हारा कानून कि कातिल को जुर्म के गिफ्ट में सारी प्रॉपर्टी मिली है। एक कातिल को जुर्म करने के गिफ्ट में, मैंने वर्ड क्या यूज किया? एक कातिल को जुर्म करने के गिफ्ट में सारी प्रॉपर्टी मिल गई। एक मर्डरर को कत्ल करने के जुर्म में सारी प्रॉपर्टी मिल गई। कोर्ट ने कहा लोग हंसेंगे लॉ के ऊपर एंड इट विल बिकम अ जोक। तो कोर्ट का यह कहना था कि हम आज इनहेरिटेंस लॉ को लिटरल रूल के जरिए फॉलो नहीं कर रहे। किसके जरिए फॉलो नहीं कर रहे? लिटरल रूल के जरिए फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि हम इसे किसके जरिए फॉलो करेंगे? गोल्डन रूल के जरिए। और कोर्ट ने इनहेरिटेंस लॉ में जाकर एक पॉइंट ऐड किया और फिर लॉ अप्लाई किया। कोर्ट ने ये कहा कि आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू चिल्ड्रन एक्सेप्ट if they are the one who are benefiting from the crime, except if they are the one who are benefiting from the crime। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू चिल्ड्रन except they are the one who are benefiting, they are the one who are benefiting from the crime। अगर ये वो हैं जो क्राइम से बेनिफिट उठा रहे हैं तो फिर उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। देखो बेटा इधर, अगर कोर्ट लिटरल रूल लगाती तो उस बच्चे को सारी जायदाद मिल जाती। लिटरल रूल तो यही कहता है, लेकिन कोर्ट ने यहां कौन सा रूल लगाया बेटा? गोल्डन रूल लगाया। गोल्डन रूल ये कहता है कि कोर्ट हैज द पावर टू सेलेक्ट द डिजायर्ड मीनिंग ऑफ द एंड कोर्ट हैज द पावर टू चेंज द वर्ड्स। कोर्ट डिजायर्ड मीनिंग भी उठा सकता है और वर्ड्स को चेंज भी कर सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बेटा लॉ क्या हो रहा है? एब्सर्ड हो रहा है, लॉ क्या हो रहा है? मीनिंगलेस हो रहा है। अगर कोर्ट एब्सर्ड एंड मीनिंगलेस हो रहा है तो कोर्ट के पास गोल्डन रूल के तहत पावर है कि वो वर्ड्स को और उनके मीनिंग को चेंज कर सकती है। क्योंकि अगर कोर्ट इस केस में उस बेटे को इनहेरिटेंस लॉ के तहत जायदाद दिलवा दे तो बेटा द लॉ विल गेट एब्सर्ड, लोग हंसेंगे लॉ के ऊपर, लॉ एक मजाक बन जाएगा कि एक बंदे को कत्ल करने के गिफ्ट में सारी विरासत मिल गई।
लोग कानून पर हंसेंगे, लोग कानून पर हंसेंगे। So the court made a change in the law as per golden rule कि after the death of parents, property will be inherited by children except, क्या वर्ड यूज किया, except if they are the one who are benefiting from the crime, except if they are the one who are benefiting from the crime। अगर वो क्राइम का बेनिफिट उठा रहे हैं, अगर वो क्राइम का बेनिफिट उठा रहे हैं, then they will not get the property। Are you getting the point? So as per golden rule, अगर लॉ ऑब्जर्व हो रहा है तो कोर्ट कैन चेंज वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। बेटा लॉ बनाया किसने, पार्लियामेंट ने, अप्लाई किसने करना है, कोर्ट ने। तो कोर्ट के लिए ये लॉ इंटरप्रेट करते हुए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एज पर लिटरल रूल कोर्ट ऑर्डिनरी, सिंपल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स यूज करती है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स यूज करती है। एज पर गोल्डन रूल अगर लॉ एब्सर्ड हो रहा है, अगर लॉ एब्सर्ड हो रहा है तो कोर्ट के पास पावर है वर्ड और उनके मीनिंग चेंज करने की। दिस मीन्स कि अगर लिटरल रूल लगाएंगे तो फैसला अलग आएगा और गोल्डन रूल लगाएंगे तो बेटा फैसला अलग आएगा। लिटरल रूल के मुताबिक फैसला अलग है और गोल्डन रूल के मुताबिक फैसला अलग है। गेटिंग द पॉइंट? देन वी हैव मिसचीफ रूल एंड देन वी हैव द कॉन्टेक्चुअल रूल। सही? बेटा जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, 1:15 हो गया, तो 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। जिन्होंने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लें और जिन्होंने लंच करना है वो लंच कर लें। 1:15 हो रहे हैं, देख ले बेटा मेरी घड़ी में 1:15 हो रहे हैं, मैं 1:30 पर रिज्यूम करूंगा। सो बी ऑन टाइम, लेट नहीं आना है। 1:30 पर रिज्यूम करूंगा, ओके? रिज्यूम एट 1:30 होगा। लंच कर लें या नमाज पढ़ लें, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप नमाज थोड़ा खाकर आ जाएं, वैसे तो आप लोग घरों पर हैं तो आप तो साथ साथ खा भी रहे होंगे। और जिन्होंने नमाज पढ़नी है जोहर की, क्योंकि जमात का वक्त हो गया, तो नमाज पढ़कर फिर रिज्यूम करते हैं एट 1:30। ओके बेटा, 15 मिनट्स ब्रेक ले रहे हैं।